आप सभी दोस्तों को रेहान का बहुत-बहुत नमस्कार। मेरा नाम रेहान है और आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी के पीवाईक्यू सॉल्यूशन को देखने वाले हैं जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए होने वाला है और आज उसका डे 2 है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे कि सीटेट जो एग्ज़ाम होने वाला आप लोगों का वो 2026 से लेके 2030 तक कभी भी आप लोगों का एग्ज़ाम हो, इसके बाद भी हो तो ये वीडियो आप लोगों के काम में आ जाएगा। तो ये डे 2 है, हम लोग जो है ये जो पेपर अभी पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं, वो 4 फरवरी 2023 का ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये इंग्लिश पेडागोजी होने वाला है और सबसे पहले हम लोग बात करें, हम लोग मूव करने वाले हैं डे 1 टू डे 25 की तरफ, जिसमें आज हम लोगों का डे 2 है। तो 15 पीवाईक्यू हम लोग रोज़ जो है डेली बेसिस पे सॉल्व करते हैं, टोटल मिला के 375 पीवाईक्यू हो जाएगा, जो मोर दैन इनफ है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। कि एग्ज़ाम में सिर्फ़ आप लोगों को 15 पीवाईक्यू जो बनाना है इंग्लिश पेडागोजी से। चलिए हम लोग पीवाईक्यू की तरफ बढ़ते हैं और जो पहला क्वेश्चन है हमारा, अ बिगिनर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज इज़ गिवन मच मोर एक्सपोज़र इन डैश सो दैट ही कैन इंटरनलाइज़ द सिंथेटिक पैटर्न, रिदम, इंटोनेशन ईटीसी। एक जो टारगेट लैंग्वेज जिस लैंग्वेज को सीख रहा है ना बिगिनर, वो उसके लिए कह रहा है कि कौन-सा इसमें से जो स्किल है, कौन-सा स्किल पे वो ध्यान देगा, तो उसका जो है रिदम अच्छा होगा, इंटोनेशन अच्छा होगा और सिंथेटिक पैटर्न अच्छा होगा, तो वो लिसनिंग में हो जाएगा। अगर आप जो है बढ़िया से सुनते हैं किसी टारगेट लैंग्वेज को, तो आपका जो है रिदम वगैरह, इंटोनेशन वगैरह अच्छा हो जाएगा, जिससे आपको बाद में स्पीकिंग में भी मदद मिलेगा। तो इसका आंसर जो है लिसनिंग हो जाएगा। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, डैश लिसनिंग इज यूज्ड टू गेट ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग। कह रहा है कि किसी इंफॉर्मेशन को, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को और अंडरस्टैंडिंग को गेट करने के लिए, यानी अपने अंदर लेने के लिए कौन सा जो है लिसनिंग का तरीका लेना चाहिए। तो एक्सटेंसिव तो होगा नहीं, एक्सटेंसिव होता है कि मजा-मजा में जब आप करते हैं और प्रोलॉन्ग्ड जो होता है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है जो आप ज़ोर-ज़ोर से किसी चीज़ को सुन रहे हैं। जैसे कि आप डीजे पे कोई जो है मतलब बात को सुन रहे हैं, किसी चीज़ को सुन रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड, कि बहुत ज़्यादा आवाज़ में सुनना। तो इससे जो है ईयर वगैरह खराब भी हो जाता है, तो प्रोलॉन्ग्ड इसका आंसर होगा नहीं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो इंटेंसिव होगा। जब आप इंटेंस होके किसी चीज़ को सुनते हैं, तो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए उस चीज़ को सुनते हैं और अच्छा आपका अंडरस्टैंडिंग बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश राइटिंग द स्टूडेंट इज गिवन एम्पल प्रैक्टिस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग व्हाइल अदर एस्पेक्ट रिमेन्स फिक्स्ड। अच्छा, किसी एक एस्पेक्ट पे ही जो है आप उसको जो है लिखने का मौका दे रहे हैं, बाकी एस्पेक्ट्स को जो है फिक्स्ड कर दे रहे हैं। तो फिक्स्ड अगर कर दे रहे हैं तो ये गाइडेड तो होगा नहीं और फ्री होगा नहीं। तो गाइडेड इसलिए नहीं होगा, गाइडेड में आप सिर्फ़ गाइड करते हैं, उसको खुला छोड़ देते हैं, सिर्फ़ अपॉर्च्युनिटी देकर खुला छोड़ देते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में तुम जाओ, किसी भी डायरेक्शन में लिखो, हम तुमको गाइड करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, आप उसको जो है फिक्स्ड कर रहे दे रहे हो एस्पेक्ट को, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल्ड राइटिंग। One of the important features of Dash is that the learners solve problem collectively, either in pair or groups. Okay. One of the important features of Dash is that the learners solve problems collectively, either in pair or group. कह रहा है कि ग्रुप या पेयर में जो है लर्नर किसी समस्या को हल कर रहा है, तो कौन सा जो है अप्रोच कहलाएगा। तो बिहेवियरिस्ट अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ऑडियो लिंगुअल अप्रोच, होल लैंग्वेज अप्रोच हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि होल लैंग्वेज अप्रोच का मतलब ही होता है कि ग्रुप में, पेयर में जो है आप सॉल्यूशन को करते हैं, तो होल लैंग्वेज अप्रोच हो जाएगा इसका। यहाँ पे होल लैंग्वेज अप्रोच का जो है डिफिनीशन भी हम लाए हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ होल लैंग्वेज अप्रोच, और अप्रोच टू लर्निंग द सीज लैंग्वेज as a whole entity, and writing, speaking, reading, and listening should integrated when learned. Okay, इसीलिए डी आंसर जो है सही हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर कैरिड आउट टू हेल्प द लर्नर्स मेमोराइज द कंटेक्स्ट। ओके,
आपको किसी चीज़ को अगर याद करना है ना, मेमोराइज़ करना है, रटना है, तो वहाँ पे जो है ड्रिल आपका यूज़ में आएगा। ड्रिल का मतलब होता है किसी चीज़ को बार-बार दोहराते रहना जब तक वो आपके मेमोरी में आ ना जाए, यानी आप उसको रट ना ले, याद ना कर ले, दैट इज़ कॉल्ड ड्रिल। तो यहाँ पे ड्रिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इन डैश रूल्स ऑफ ग्रामर आर इन डैश रूल्स ऑफ ग्रामर आर गिवन प्रिस्क्रिप्टिवली एंड एक्सप्लेन्ड टू द लर्नर्स। ओके, कह रहा है कि पहले जो है ग्रामर का जो है रूल दिया हुआ है, रूल्स ऑफ ग्रामर दिया हुआ है और उसके बाद एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम होगा नहीं, डायरेक्ट मेथड होगा नहीं, ऑडियो लिंगुअल मेथड होगा नहीं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो जाएगा, क्योंकि आप ग्रामर पहले दे रहे हैं उसके बाद उसको जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अ क्लासरूम बेस्ड ऑन डैश provides an opportunity to understand better and create knowledge on the basis of their previous knowledge। आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और क्रिएट करने के लिए नॉलेज। ओके, तो इसमें जो है डायरेक्ट मेथड तो नहीं होना चाहिए, ऑडियो लिंगुअल मेथड भी अभी नहीं होगा। पहले आगे बढ़ते हैं। ग्रामर मेथड भी नहीं होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म हो जाएगा। एक रचनावादी क्लासरूम जो होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम, उसमें आप लोग जो है अपॉर्चुनिटी देते हैं समझने के लिए और कुछ नया क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे जो क्रिएट है ना, इसी वजह से कंस्ट्रक्टिविज्म आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डैश इज अ वे ऑफ एस्टिमेटिंग एस्टिमेटिंग और गेसिंग बियॉन्ड द फैक्ट। यानी फैक्ट के परे जाकर, तथ्यों के परे जाकर, उससे ऊपर निकल के हम लोग किसी चीज़ को जो है अनुमान लगाने लगते हैं, गेस करने लगते हैं, तो वो क्या कहलाता है? एनालाइज़ तो होगा नहीं, एनालाइज़ आप फैक्ट को ही करते हैं। एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन तो आप जो फ़ॉर्मूला वगैरह है, फैक्ट वगैरह है, उसको ना आप एक्सप्लेन कीजिएगा। एक्स्ट्रापोलेशन हो जाएगा यहाँ पे। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब ही होता है गेसिंग करना, मेट लगाना। एक्स्ट्रापोलेशन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स। होलिस्टिक डेवलपमेंट जो होता है ना, वो हिंदी में इसको लोग सर्वांगीण विकास या ओवरऑल डेवलपमेंट भी कहते हैं, कि इन डिफरेंट या फिर ऑल एस्पेक्ट में जो है डेवलपमेंट, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सारे एस्पेक्ट में जितना भी डेवलपमेंट होता है, नैतिक विकास, सारे के सारे। तो देखते हैं हम लोग, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट, ये तो सही कह रहा है। तो उसके बाद कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल, मेंटल एंड सोशल एबिलिटीज, ये भी सही कह रहा है। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज, ये भी सही कह रहा है। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज, ये भी सही कह रहा है। चारों का चारों सही कह रहा है, तो कोई लगा के आइएगा तो आंसर सही हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स अगर कह रहा है कि किसी एक को जब हमको चूज करना है, तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा कौन सही है। तो आप देख ही रहे हैं कि जब सारा का सारा सही है और सबसे ज्यादा ऑप्शन इसमें दिया गया है, डी में, कि इंटेलेक्चुअल भी दिया है, मेंटल भी दिया है, फिजिकल भी दिया है, इमोशनल भी दिया है और सोशल भी दिया है, तो हम लोग डी को सही करके आएंगे, तो हम लोगों का आंसर जो है सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे एस्पेक्ट दे दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड दैट स्टूडेंट शुड एक्वायर बाय द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास और कोर्स कम अंडर। कह रहा है कि जब आप कोई क्लास लेते हैं, उसके बाद जो है बच्चों में क्या स्किल डेवलप होता है, क्या नॉलेज डेवलप होता है, उनमें उनके एटीट्यूड में क्या बदलाव होता है, वो क्या कहलाता है एक पर्टिकुलर क्लास के एंड में। जैसे कि आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो लास्ट में जो है अगर ये सेशन कंप्लीट होने के बाद आप में क्या स्किल डेवलप हुआ, क्या नॉलेज आप ज़्यादा ले पाए, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग लर्निंग आउटकम। ये डायरेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा लर्निंग आउटकम। आप लोग जो है लर्निंग आउटकम बनाए भी होंगे, अगर आप लोग डीएलएड या बीएड किए होंगे, तो इसमें जो है सेकेंड ईयर में आप लोग 70-75 के आसपास लर्निंग आउटकम बनाए होंगे। बाकी आपको लर्निंग आउटकम के बारे में पढ़ाया ही गया होगा बढ़िया से। In the class, the teacher holds one big book up and the whole class reads from the same book. This is the example of, okay,
कह रहा है क्लास में जो है टीचर एक बड़ा सा बुक लेकर के, किताब लेकर के दिखा रहा है पूरे क्लास को, और पूरा क्लास जो है उसको एक साथ पढ़ रहा। इसको कौन सा हम रीडिंग कहेंगे? इसको साइलेंट रीडिंग तो कहेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ाई जोर से हो रहा है। लाउड रीडिंग कह सकते थे, लेकिन अगर शेयर्ड रीडिंग यहाँ पे ऑप्शन में नहीं होता तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक बुक के साथ, वन बिग बुक के साथ पढ़ रहे हैं, तो शेयर्ड रीडिंग हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ 3 month प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ऑल ग्रेड 1 स्टूडेंट इज अ रिकमेंडेशन बाय। ओके, कह रहा है कि 3 मंथ प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल जो है कौन दिया था? एनईपी 2020 दिया था, या एनसीएफ 2000 दिया था, एनसीईआरटी दिया था, एनसीएफ 2005 दिया था? कौन दिया था? तो एनईपी 2020 जो है वो रिकमेंड किया था 3 मंथ प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एनईपी 2020 डैश इज लर्न इन अ फॉर्मल सेटिंग विद द हेल्प ऑफ अ टीचर। कह रहा है कि लैंग्वेज जो है, कौन सा लैंग्वेज अपने टीचर मास्टर के मदद से जो है आप सीख सकते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज तो आपको पता है कि घर पे सीखा जाता है, अम्मी पापा सिखाते हैं, तो इसको काट ही दीजिए। फिर है होम लैंग्वेज। होम लैंग्वेज तो फर्स्ट ही लैंग्वेज हो जाएगा, जो आपके घर पे सीखा जाएगा, आपके पड़ोसी से सीखिएगा, आप अपने समाज में रह के सीखिएगा। मदर टंग तो वही हो जाएगा। ये तीनों एक ही लैंग्वेज का बात कर दिया, ये तीनों इसीलिए गलत हो गया। और सेकेंड लैंग्वेज जो है वही हम लोग स्कूल में जाके टीचर से सीखते हैं, तो सेकेंड लैंग्वेज जो है हमारा वो सही हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि एमआरएस शांति जो है इज टेलिंग अ स्टोरी टू हर क्लास। हर student are silent. After completing her story, she asked some questions. Some of the student give correct answer, some wrong, and the rest keep quiet. Which of the following statement is not true about the student who gave wrong answer or kept quiet? Okay, कह रहा है कि मिस्टर शांति जो है अपने क्लास में बच्चों को जो है एक स्टोरी सुनाई। स्टोरी सुनने के बाद जो है बच्चे जो है बढ़िया एकदम साइलेंट होके सुन रहे थे। जब स्टोरी कंप्लीट हो गया तो कुछ बच्चों ने जो है अच्छा जवाब दिया, करेक्ट आंसर दिया, ओके। कुछ ने जो है आंसर गलत कर दिया, और कुछ जो है बोले ही नहीं, कुछ कीप क्वाइट रहे। तो कह रहा है कि जो बच्चे गलत कर दिए, यहाँ पे कह रहा है ना कि कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टूडेंट हु गिव रॉन्ग आंसर और kept क्वाइट। जो बच्चे कुछ बोले ही नहीं और जो बच्चे आंसर नहीं दिए, उनके बारे में नॉट ट्रू यानी फॉल्स क्या है, वो क्या नहीं कर रहे थे क्लास में, वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दे लिसेंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग। वो सुन रहे थे लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे। ये बात तो सही कह दिया ना वो, कि बच्चा जो गलत आंसर दे दिया या फिर कुछ बोला ही नहीं, वो सुन तो रहा था लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं, समझ के साथ नहीं सुन रहा था। दे लिसेंड अटेंटिवली। ओके, वो जो है अटेंशन के साथ पूरा सुन रहा था। हो सकता है अटेंशन के साथ सुन रहा हो लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है नहीं बन रही होगी, तभी तो आंसर गलत कर रहा। अगर वो सुन नहीं रहा होगा तो आंसर गलत नहीं देता, वो सुन ही रहा होगा क्लासरूम में। दे वेयर ओनली हियरिंग नॉट लिसनिंग। दे वेयर ओनली हियरिंग नॉट लिसनिंग। यस, ये भी कह सकते हैं हम लोग कि वो जो है सिर्फ हियर मतलब वो सिर्फ सुन रहा था लेकिन सुन नहीं रहा था। इसको अलग वे में आप जो है पेडागोजी के वे में देखिएगा तो इसका मतलब यही होता है कि दे लिसन विदाउट अंडरस्टैंडिंग। सेम लाइन है, अलग तरह से लिखा गया है। और जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, दे लिसेंड अटेंटिवली एंड विद अंडरस्टैंडिंग, ये तो गलत कह दिया कि ये जो है सुन रहा था बढ़िया से अटेंटिवली यानी अटेंशन के साथ, और विद अंडरस्टैंडिंग और समझ के साथ भी। अगर समझ के साथ सुन रहा होता तो आंसर गलत थोड़ी ना करता, और फिर कीप क्वाइट यानी शांत थोड़ी रहता, कुछ ना कुछ जवाब देता। तो ऑप्शन जो है डी सही हो जाए, क्योंकि यही गलत है और गलत आंसर हम लोगों को पूछा था, नॉट ट्रू। चलिए इसको अगर आपको समझ ना आया हो फिर से पीछे करके देख लीजिएगा, या एक बार रोक करके अपने से पढ़िए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द टॉक्स। अच्छा, ये जो है क्या था, टी ए एस के टास्क होगा, ये टी ए एस के है, ये मिस प्रिंट हो गया है थोड़ा सा। द टास्क ऑफ रीडिंग इज कंप्लीट इफ वी। कह रहा है कि रीडिंग का टास्क कब कंप्लीट होगा, जब हम लोग किस तरह से पढ़े। सिंपली डिकोड साउंड्स ऑफ लेटर,
जो लेटर हम लोग पढ़ रहे हैं उसके साउंड को डिकोड कर ले, समझ जाएँ, देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउंस द प्रिंटेड वर्ड करेक्टली, कह रहा है जो लिखा हुआ है, जैसे हम अभी इस टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, तो इसको अगर प्रोनाउंस कर रहे हैं बढ़िया से, जो प्रिंटेड वर्ड है, तो उसी को हम लोग जो है टास्क ऑफ रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा उतने में। तो देखते हैं हम आगे। गो थ्रू द टेक्स्ट विद कंप्रीहेंशन, ये कह रहा है कि ये जो अभी हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमको समझ में आ जाए। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग विकसित हो जाना, वो आपके दिमाग में समझ उसकी विकसित हो जाना। तो ये ज़्यादा सही लग रहा है और बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। आगे देखिए, गो थ्रू द टेक्स्ट विद एनी विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग, तो ये तो गलत ही रहेगा। जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो फिर टास्क ऑफ रीडिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन सी जो है सबसे ज़्यादा सही होगा और यही सही आंसर है कि गो थ्रू द टेक्स्ट विद कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन के साथ जो है टेक्स्ट के साथ जाइए आप, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए, आज इतना ही, 15 ही क्वेश्चन था हमारा और कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर, यहाँ तक आप लोग बने रहे। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आ रहा है, आपने क्लास 1 भी यानी डे 1 भी देखा था, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बने रहिए, इसी तरह हम लोग डे 25 की तरफ मूव करेंगे धीरे-धीरे। और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं वीडियो। इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।